बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब तक के साथ आपका मेज़बान सलीम सातियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कामयाबी के हवाले से। दो ऐसी शख्सियत मेरे दरमियान मौजूद है जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा। और आज मैं ये चाहूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद करें और फिर इसके बाद हम उनसे सवालों का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फजल महमूद साहब। डॉक्टर साहब, ज़रा प्लीज़ आप अपने बारे में भी बताइएगा, कहाँ, कैसे और किस तरीके से आप माशाल्लाह जिस तरीके से आप पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमत पेश करें। अमेरिका से आप आए हुए और पाकिस्तान की शहरियत है आपकी, आपको फ़ख्र भी है कि पाकिस्तान के हवाले से। तो मैं चाहूँगा आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ ज़रा। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने मदऊ किया। मेरा नाम डॉक्टर फजल महमूद है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर चूँकि अंग्रेज़ नाम को मुख्तसर कर देते हैं तो मुझे डॉक्टर फ़ाज़ महमूद के नाम से जाना जाता है। मैं आजकल USA में मुकीम हूँ। वहाँ की एक स्टेट है, रियासत है पेंसिल्वेनिया, और वहाँ का जो सबसे मशहूर शहर है फ़िलाडेल्फिया, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं इंटरनेशनल स्पीकर हूँ, कोच हूँ, ट्रेनर हूँ। और जॉन मैक्सवेल ग्रुप जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग और कोचिंग ग्रुप है, उसका मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। और मेरा चूँकि ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो मेरा ताल्लुक़ दोनों ममालिक से है बहरहाल, क्योंकि ये मेरी मादर वतन है, ये मेरी मदरलैंड है, वो मेरी होमलैंड है, तो मैं दोनों से उतना ही प्यार करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप इन दोनों जो कराची आए हुए हैं, कितना अर्सा हो गया और अभी कहाँ कहाँ थोड़ा सा विज़िट कर लिया आपने, ताकि थोड़ा बताएंगे? गुज़िश्ता 3-3.5 हफ़्ते तकरीबन गुजर चुके हैं मुझे आए हुए। तकरीबन 7 या 8 यूनिवर्सिटीज़ में मैं इवेंट्स कर चुका हूँ, मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशंस में, और कराची जिमखाना में, और दूसरे इदारे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरा जाना हुआ है, इत्तफ़ाक़ हुआ है और इंटरेक्शन हुआ है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ भी आने वाले चंद दिनों में, और मेरे मज़ीद प्रोग्राम हैं जो 7 फरवरी तक जारी रहेंगे। उसके बाद मैं वापस 7 फरवरी तक आप यहीं पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। मेरी दूसरी मेहमान है सोमाज रेगी साहिबा। मैं उनसे कहूँगा कि आप भी ज़रा प्लीज़ अपने बारे में बताइएगा और फिर इसके बाद हम सवालों के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सोमाज रेगी है और मेरा ताल्लुक़ क्वेटा से है। वैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ बाय प्रोफेशन, और हमारी एक एंटरप्रेन्योर छोटी सी कंपनी है रूरल्स इंक के नाम से, जो कि इंटीरियर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में डील करती है। तो ज़ाहिर है हम घर भी बनाते हैं, सजाते भी हैं, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। उसके अलावा हमारी एक सोशल एंटरप्राइज़ है आइडेंटिटी पाकिस्तान के नाम से। ये हमने इसलिए बनाई है, आजकल के हालात और यूथ को देख के हमने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो उसमें आइडेंटिटी को हम हैंडल करते हैं और उस पर बात करते हैं। उसमें भी हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो काउंसलिंग के हवाले से, जो हम स्कूल्स के साथ और हाई स्कूल्स के साथ मिलकर करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और सेल्फ़ अवेयरनेस पे। और उसके अलावा एक हमारी हुनरमंद सीरीज़ चल रही है जो कि क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स ऑफ पाकिस्तान को प्रमोट करने के बारे में बात करती है, जिसकी वजह से फिर हमारा ताल्लुक़ चैम्बर से हुआ, और FPCCI शमसा वगैरह हैं, वुमेन ट्रेनिंग सोसाइटी से, वहाँ पे मैंने मेंबरशिप ली। तो उसको क्राफ्ट्स ऑफ पाकिस्तान को स्पेशली अंडर प्रिविलेज्ड, जिनका कोई रसाई नहीं है इंटरनेट तक, फेसबुक तक, उनको नहीं पता ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो उनको हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में आए हुए? अगर आप सोशल एंटरप्राइज की बात करें तो हमें माशाल्लाह से 5वां साल है आइडेंटिटी पाकिस्तान के साथ। तो स्लो एंड स्टडी चल रहा है। ज़ाहिर हम फाउंडेशन नहीं है अभी तक कोई ऐसा, और फंड्स वगैरह पे नहीं काम करते हैं। हम खुद अपना काम। कितने लोगों पर आपकी टीम क्या कहते हैं इसमें शामिल है? आपकी टीम के अंदर टीम तो देखिए सोशल एंटरप्राइज में छोटी सी ही होती है। मैं कहूँगी 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो परमानेंटली हमारे साथ हैं। बाकी जहाँ हम जाते हैं, जहाँ सर्विसेज देते हैं, वो तो अलग है। जिन अंडर प्रिविलेज से एरियाज़ को लोगों को उठाते हैं, जैसे 12-15 ऐसे हैंडी क्राफ्टर्स हैं जो कि परमानेंटली हमारे साथ हैं, जिनका हम सामान एग्जीबिशंस तक पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान में किन किन शहरों में जा चुके हैं आप? ओवरऑल हमारे क्राफ्टर्स सब जगह से हैं। वी मेड श्योर कि हम एक जगह स्टक नहीं हो। हमने 4 सूबों से जो है क्राफ्ट्स उठाए हैं, क्राफ्टर्स उठाए हैं, पिंडी से लेके, क्वेटा से लेके, इंटीरियर सिंध से लेके, खैबर पख्तूनख्वा से, और हर जगह का क्राफ्ट, और जो भी पाकिस्तान का जो ऐसा क्राफ्ट है जो कि हमें लगता है कि साइलेंट हो रहा है, मध्यम हो रहा है, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश। कितने दिनों का ये पीरियड होता है तकरीबन? कहीं भी आप जाते हैं तो कितना दिन
आप वहाँ क़याम करते हैं, फिर उसके बाद उसको आगे की तरफ लेके चलते हैं, या नहीं अब हमें जाना नहीं पड़ता क्योंकि 5 साल हो गए हैं, तो हमारा नेटवर्क ऐसा बन गया है कि उनको अब आइडिया है, हमें ये पता होता है कि हमने फलाने एग्जीबिशन में लेट्स सपोज पार्टिसिपेट करना है, तो अब तो हम ऑन कॉल आ गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तो हम बता देते हैं उनको कि भाई आप आ जाएं या स्टॉक भिजवा दें, तो वो खुद आते हैं, खुद अपना सेल करते हैं, खुद उठा के अपना सामान ले जाते हैं। सो विच इज़ गुड, वी वांट टू जस्ट प्रोवाइड देम एक प्लेटफॉर्म मिल जाए उनको। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से माशाल्लाह आप एक अरसे दराज से जो है यूएसए के अंदर भी अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी आते रहते हैं हर साल, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसे टॉपिक की तरफ हम आएँ, कामयाबी की तरफ, जो तकरीबन हर शख्स चाहता है कि मैं कामयाब इंसान बनूँ। तो उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि क्या पहले नाकाम होकर जो कामयाब होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, या डायरेक्टली कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जाता तो वो कैसा होता है? देखें, सबसे पहले तो सलीम भाई सवाल बहुत वाज़ेह और जामे हैं, अगर जवाब तफसील में जाएं तो घंटों गुजर जाएंगे। कामयाबी किसी मंजिल का नाम नहीं होता, कामयाबी एक सफ़र मुसलसल है। हमारे यहाँ जैसे हम डेस्टिनेशन समझते हैं कामयाबी को, वो नहीं है, इट्स ए जर्नी, ये सफ़र है। हम सिर्फ संग मील तय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। माज़रत के साथ मेरा आज गला ख़राब है, तो कामयाबी का ये जो सफ़र है जारी व सारी रहता है। अब रह गई है कि कामयाबी के मयार मुख्तलिफ हैं, हर इंसान के लिए उसके जहन में एक अपना मयार बना हुआ है कामयाबी का। मैं नहीं जानता दूसरों के क्या है, लेकिन कामयाबी, आप जब भी आगे बढ़ने की कोई भी तगोदौ करते हैं तो देखें, आज तक दुनिया में कोई भी नुमायाँ कामयाबी फ़र्द वाहिद का मेहनत का नतीजा कभी नहीं रही। अगर जो लोग कहते हैं ना कि मैं सेल्फ मेड हूँ, वो दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। ठीक है, हाँ, दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। सेल्फ मेड कोई भी इंसान हो ही नहीं सकता। तरीक़ा कुदरत यह है कि आप माँ की कोख में 9 महीने गुजारते हैं तो जन्म लेते हैं, तो आप कहाँ से सेल्फ मेड हैं? आपको किसी ने तो जन्म दिया। फिर हम असातिज़ा से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, माशरे से सीखते हैं, चाहे हम उसका इकरार करें या ना करें, उसमें दूसरों का अमल दखल तो है हम पर। तो एक तो ये बात है। तो नुमायाँ अगर आप होना चाहते हैं ज़िंदगी में कामयाबी के एतबार से, तो आपको टीम तरतीब देनी पड़ेगी। जैसे अभी इन्होंने बताया था कि उनकी टीम में चंद लोग मौजूद हैं ना, तो वो तभी मिलकर कर पाती हैं, वरना अकेला करना बड़ा मुश्किल काम है। तो कामयाबी के लिए एक, अब आपने फिर फेलियर की बात की, तो मेरा तो जो फ़िलासफ़ी है वो यही है कि जो लोग नाकाम होने का फ़न नहीं जानते वो कामयाबी का हुनर नहीं सीख सकते। कामयाब होने के लिए नाकामी पहला कदम है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि फेल फॉरवर्ड, फेल फास्ट, फेल ऑफ्टन एंड फेल फर्स्ट, सो यू गेट क्लोजर टू योर सक्सेस। यानी नाकाम होने का फ़न सीखिए, जल्द से जल्द नाकाम होइए, ज़्यादा से ज़्यादा नाकाम होइए, और कोशिश कीजिए पहल कर लें आप नाकामी में, ताकि आप कामयाबी से करीबतर होते जाएं। क्योंकि हर नाकामी, तो आप बड़ी गहराई की बात कह रहे हैं कि अगर कोई भी काम कर रहे हो उसमें नाकाम होना पहला, बिल्कुल, आप सबक वहीं से सीखते हैं। आज तक जितनी भी कामयाबियां हासिल हुई, एडिसन ने आज ये जो बिजली का बल्ब बनाया 1100 बार वो फेल हुआ, तभी तो बिजली का बल्ब वजूद में आया। तो दुनिया के जितने बड़े काम हुए हैं, अगर आप आज हवाई जहाज़ को देखते हैं तो लोहे को हवा में उड़ाने के लिए राइट ब्रदर्स को 27 बार गिरना पड़ा। अगर वो ना गिरते तो आज जहाज़ ना होता। तो हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक नाकामी की दास्तान होती है, और उसके बगैर कामयाबी नामुकम्मल है। ठीक है, अगर मज़ीद सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ समा साहिबा, कि काउंसलिंग के हवाले से आप कह रहे थे कि हम स्कूलों को भी देखते थे। स्कूल, कौन से स्कूलों को देखते हैं आप, क्या यानी किस तरफ जाती हैं स्कूलों की तरफ? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारी ये सोशल एंटरप्राइज़ है, तो उसमें हमने स्टार्ट तो यही किया है कि हम अंडर प्रिविलेज से स्टार्ट किया है। अभी माशाल्लाह से हम जैसे एक, अगर आप आम फहमी का किरण फाउंडेशन वाले हैं, लिहारी में जो स्कूल है, उसके साथ तो हमारा अभी 2 साल से मुसलसल चल रहा है सिलसिला। और एक और स्कूल है हमारा यहाँ पे, आपका हज़ारा टाउन में है, वहाँ पे भी हमारा 3 साल हो गए हैं, हमारा उनके साथ भी मुसलसल सिलसिला चल रहा है। लेकिन अब इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हम प्राइवेट मतलब क्या प्रोवाइड करते हैं आप उधर? अगर किरण की तरफ देखूं मैं या हज़ारा की तरफ देखूं तो? हाँ, इसमें हमने एक ट्रेनिंग बनाई है, वर्कशॉप है, जो कि जब फर्स्ट डे ऑफ वर्कशॉप होता है तो हम जो है वो स्टूडेंट से बात करते हैं और उनको पहले बताते हैं, समझाते हैं कि आपने सोचना किस अंदाज में है।
बिकॉज आम तौर से जो करियर काउंसलर्स या जो भी काउंसलिंग जो आम फहम हो रही है हमारी कंट्री में, वो ये है कि जो गोल्स दिखाते हैं आपको, एक बहुत अच्छी खूबसूरत पिक्चर आपको दिखाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आपने यहाँ पहुँचना है, ये सक्सेस है, इसको यहाँ इधर ऊपर जाना है, बाहर जाना है। तो हमारा कुछ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। हमने जो वर्कशॉप बनाई है वो ह्यूमन सेंट्रिक है और फ़र्द वाहिद पे उसका फोकस ज़्यादा है, और हम स्टूडेंट्स को ये बताने की कोशिश करते हैं या सिखाने की कोशिश करते हैं एक छोटे से वक्त में कि आप पहले अपने आप को तो पहचान लें, आप कौन हैं, आपको किस बात से खुशी मिल रही है। मतलब हो सकता है कि एक बच्चे का जो सेंस है वो टोटली आर्टिस्टिक हो, और मतलब वो टोटली एक फ्री स्पिरिट हो जिसको कहें। उसको अगर हम अकाउंट्स की फील्ड में डाल दें और उसको सीए करा दें और वो सुबह से शाम तक उसको अकाउंटिंग पे लगा दें, तो वो अंदर से उसको कभी भी वो वाली खुशी नहीं मिल सकती। तो हम उनको सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं पहले, और फिर उसके बाद एक स्टेज आता है हम 1-to-1 उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। तो एक जो फॉर एग्जांपल अगर क्लास हमारे 40 बंतों की, तो उसमें हमारा टोटल एक हफ्ते से 10 दिन लग जाता है, बिकॉज आर 1-to-1 हर बच्चे से। आप ये आप कहना चाह रही हैं कि इस जो बिल्कुल फ्रंट है और फ्रंट के बैक के ऊपर भी जो चीज़ें हैं वो सारी के सारी इक्वल, जो आजकल दिखाया जा रहा है कि फ्रंट के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें और फिर उसके बाद जब अंदर जाता है तो फिर सारा के सारा खोखलापन। असल में मिसमैच मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो गया है। हर कोई अपना प्रोडक्ट सेल करने के चक्कर में आगे वाले का नहीं सोचता कि क्या उसका टेम्परमेंट है, क्या उसका स्किल है, या उसका इंटरेस्ट है, या उसकी खुशी इस काम में है या नहीं है। मतलब वही बात है कि जैसे पुराने ज़माने में पेरेंट्स का एक होता था कि जी मेरे बच्चे ने इंजीनियर ही बनना है, पहले ये था। अब 2 साल से 3 साल से जो हम काउंसलिंग करा रहे हैं, आप यकीन करें अब पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये इशू नहीं है। अब पेरेंट्स काफ़ी ओपन माइंडेड हो गए हैं। अब पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन ऑन द अदर साइड मार्केट की तरफ से बहुत प्रेशर आ गया है, एडवर्टीजमेंट की तरफ से बहुत प्रेशर आ गया है। तो वो जो है ना, उसको भी फिर जाहिर है हमें केटर करने की ज़रूरत होती है, उनको समझाने की ज़रूरत होती है कि आप इस ऐड के पीछे तो जा रहे हैं, लेकिन क्या आप जाना चाहते हैं, क्या आपका इनसाइड आपको कह रहा है क्या विल बी हैप्पी देयर, क्या ये मेरा सक्सेस पाथ है, एम आई मेंट फॉर दिस। तो वो सब उनको रियलाइज़ कराते हैं ताकि वो अपने से सवाल करना सीखें तो सही, दिमाग तो खोलें, क्वेश्चन तो करें। जिस तरह आप ट्रेनिंग के हवाले से गुफ्तगू कर रही हैं, मिसाल के तौर पे आप जो चीज़ डिज़ाइन करके दे रही हैं कि ऐसे, लेकिन जब अगर वो किताबों की तरफ जाते हैं तो किताबें अलग हो जाती है, सिलेबस अलग हो जाता है, तो फिर उसके अंदर जो आपस के अंदर एक साथ बैठ के वो डिज़ाइन किया जाता है, या आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो उसी तरह की कोई भी किताब लगा दें या कोई भी चीज़ कर लें उसके साथ? नहीं, हमारा वर्कशॉप उनको असल में यही सिखाता है कि देखिए ये जो सब आप पढ़ रहे हैं या सब आप देख रहे हैं, इसको एक ओपन माइंड से देखने की ज़रूरत है। आप क्लोज, और हम बल्कि टीचर्स को भी कहते हैं कि आप भी बैठे हमारे वर्कशॉप पे, और काफ़ी सारे बच्चों का ये हुआ कि मिस देखिए हमारे मैथ्स में कम मार्क्स आए तो हमारी मिस ने तो हमें कहा बेटा तुम कुछ नहीं बन सकते हो। तो क्या ये बात सच है? तो फिर मैं यही उनको टीचर्स को भी समझाती हूँ कि थोड़ा सा हौला हाथ रखें, हो सकता है वो मैथ्स में बच्चा आज फेल हो जाए और कल कला को जो है वो कोई पिकासो बन जाए और कोई बहुत ज़्यादा कोई जीनियस काम कर जाए किसी दूसरे फील्ड में। तो ओपन माइंडेडनेस और एनालिटिकल स्किल्स ये बहुत ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स में। पढ़ें आप हर बुक, लेकिन उसको ओपन माइंड में देखें, हर मार्केटिंग देखें, हर ऐड देखें, लेकिन उसके पीछे पीछे ना चलना शुरू हो जाए बगैर सोचे समझे। ये हम उनको रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कामयाबी के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए, तो क्या किसी भी चीज़ को टारगेट किया जाए, गोल मंतखब किया जाए, या टाइमिंग के हवाले से, या क्या कहते हैं इस तरह का कोई सिस्टम बनाया जाए कि इतने दिनों के अंदर हम इस चीज़ को कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं? देखिए, मैं आपकी बात से ही इत्तफाक करता हूँ जो भी बता रही थी मोहतरमा, के सबसे पहली चीज़ इस माशरे का जो सबसे बड़ा मसला है ना पाकिस्तान के हवाले से, कि यहाँ पर 95% लोग तमाम उम्र दूसरों के ख्वाब जीते हैं, अपने ख्वाब जी ही नहीं पाते हैं। बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप तय करते हैं ये डॉक्टर बने, ये इंजीनियर बने, फिर टीचर बताते हैं मैथमेटिक्स नहीं आती, नालायक हो, ये नहीं कर सकते हो, फिर मोहल्ले वाले बताते हैं यार तुम अदाकार बन जाओ, और फिर वो दोस्त आते हैं कि यार छोड़ हम तो कॉमर्स में जा रहे हैं तुम भी आ जाओ, और हम सब चल पड़ते हैं। फिर वहाँ से वो एक डिग्री ले लेता है, जब वो डिग्री ले लेता है तो फिर वो नौकरी की तलाश में निकलता है, और वहाँ पर एक साहब बैठे होते हैं जो उसका इंटरव्यू करते हैं और उससे ऐसे सवालात करते हैं जैसे वो आइंस्टाइन हो। अभी बेचारा इम्तहान पास करके मुश्किल से आया, अच्छा चलें, उसके बाद भी वो भी मुकम्मल कर लेता है, तो फिर दूसरे दिन जब वो जॉब पे जाता है तो वही नालायक मैनेजर उसको बताता है ये कर लो, यानी उसकी अकल से उसको सोचने का मौका नहीं दिया जा रहा।
और उसके बाद वो घर में पहली तनख्वाह लाता है, तो अम्मा बड़ी खुश होती हैं, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं कि बच्चा काम पे भी लग गया, तालीम याफ्ता भी, अब इसकी शादी कर दो। जी डॉक्टर साहब, इस पर मुसलसल बात करेंगे और मुझे इशारा ब्रेक का हो रहा है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुश आमदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब तक। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू हो रही थी, ब्रेक की तरफ हमें जाना पड़ा और वही सवाल की तरफ मैं दोबारा आता हूँ कि टारगेट, कोई गोल, वक्त। हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि हम लोग अपने ख्वाब जो देख नहीं पाते और इसीलिए हम कोई अपना टारगेट होता ही नहीं है, दूसरों के टारगेट्स पर सारी उम्र गुजार देते हैं। क्योंकि हमारे माशरे की सबसे बुनियादी कमज़ोरी है कि हम बच्चों को ये तो सिखाते हैं कि सोचना क्या है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि सोचना कैसे है। और जब तक आप सोचना कैसे है नहीं सिखाएंगे, माशरे में तब्दीली नहीं ला सकते। क्योंकि सोचना क्या है तो सब बता रहे हैं, मशवरा सब देते हैं, सजेशन सब दे रहे हैं। एडवाइज़र हमारे यहाँ 24.5 करोड़ है 25 करोड़ की आबादी में, लेकिन सोचना कैसे का फ़न कोई नहीं सिखा रहा। तो वो सबसे बुनियादी चीज़ें हम अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे यहाँ मना कर दिया जाता है, बड़ों से सवाल नहीं करते। भाई अगर वो बड़ों से सवाल नहीं करेगा तो सीखेगा कहाँ से? तो हमने तो पाबंदियाँ आयद की हुई हैं उसकी सोच पे। आप उनको सवाल करने की आदत डालिए और उनको सोचने की आदत डालिए, ना कि उन्हें बताइए कि क्या सोचना है। तो आप देखेंगे कि कामयाबी की तरफ वो खुद ब खुद चल पड़ेंगे, क्योंकि वो उनकी अपनी सोच होगी उसमें शामिल। हमारे यहाँ अपनी सोच है ही नहीं ना शामिल कहीं भी। अगर किसी से पूछो यार आप डॉक्टर बनना चाहते थे, जैसे मुझसे कहते हैं लोग, मैं कहता हूँ कतई नहीं, लेकिन मेरा तो मकसद ये है कि आप क्या कहते हैं कि माँ बाप के हवाले से जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाई माँ बाप ये सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनाऊँ, ये बनाऊँ, तो क्या बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए कि भाई तुम जो बनना चाहते हो, जैसे बनने चाहते हो, तो उसकी गाइडलाइन? इंडिपेंडेंट नहीं है ये, उसका बुनियादी हक है। कोई भी औलाद माँ बाप की मीरास नहीं होती, ये ज़हन में रखिए। वो आपके थ्रू इस दुनिया में कोई भी माँ बाप जो है अपनी औलाद के लिए तो गलत नहीं सोचेंगे ना। बहुत गलत सोचते हैं, अक्सर गलत सोचते हैं, तभी तो अंजाम गलत होते हैं। देखिए आप उनको उनकी सोच के मुताबिक बढ़ाइए। जैसे ये फरमा रही थी कि अगर उसमें आर्टिस्टिक सलाहियत है, आप क्यों उसको कॉमर्स में डाल रहे हैं? भाई उसे कोई फ़ायदा नहीं। आपकी ख्वाहिश है ना कि आपका बेटा सीए बने और बेटी डॉक्टर बन जाए, लेकिन वो पिकासो बन सकती है जैसे आपने कहा। तो आप उसको पहले उसकी सोच को तो सामने लाइए। आप देखें, एजुकेशन का लफ्ज़ आपने सुना है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आप खुद एजुकेशनलिस्ट हैं, कि एजुकेशन का लफ्ज़ आया कहाँ से है? देखें ये लातीनी लफ्ज़ है। जी जी। और लफ्ज़ है एडुकोस, जिसके लफ्ज़ी माने हैं ब्रिंगिंग आउट फ्रॉम विद इन, अंदर से बाहर लाने को एजुकेशन कहते हैं। हमारे यहाँ ऊपर से लादने को एजुकेशन कहा जाता है। तो ये गलत तरीक़ा तालीम है, इसको दुरुस्त करना है। ठीक है, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से आप कह रही हैं, डॉक्टर साहब से कितना इत्तेफाक करेगी? जैसे आप कि ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि बिल्कुल उसी तरीके से हम बच्चों की तरफ जाते हैं, तो आप कितना इत्तेफाक करती हैं कि जो आप लोग पढ़ाते हैं और जो सिखाते हैं वो किस तरीके से सिखाया जाता है? डॉक्टर साहब की बातों से तो मैं पूरा खैर इत्तेफाक पूरा ही कर रही हूँ। और यही है कि हमारे सिस्टम में वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ऊपर से लादने को एजुकेशन कहते हैं। और अभी मैंने आपको जैसे बताया ना कि पिछले 1-2 साल से जो हमने ट्रेनिंग अपने सेशंस में देखा है कि उसमें सवाल जवाब भी होते हैं। वो एक इंटरैक्टिव सेशन है, हम पूरा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि अच्छा आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, ये वो सारे बहुत क्वेश्चंस होते हैं उसमें। इवन कि हम उसमें उनके असातिज़ा की भी राय लेते हैं, लेकिन हम उनको फिर ये समझाते हैं कि बेटा जो आपकी अपनी राय है ना वो 65% है, उसको आप रखें। बाकी परसेंटेजेस आती हैं कि इतने % आपकी असातिज़ा की राय है, इतने % आपके पेरेंट्स की राय है। और अगर आपके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, ये भी हम सर इन डीप जाके सवाल करते हैं पूरा, ताकि वो एट द एंड वो बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अच्छा ठीक है। क्योंकि कुछ ये भी एक आपकी जो कंसर्न है ना कि वो जी पेरेंट्स ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इन्फैचुएट करते हैं किसी भी फील्ड से,
जब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सिंगर बनना है या आजकल ड्रामे देख के बहुत बहुत बच्चे इंस्पायर होते हैं, हमने आर्मी में जाना है, कोई एक ऐसी सीरीज टीवी पे चल रही होती है तो जी उस क्लास के सारे बच्चों को फिर आर्मी में जाना होता है। एक बात ये साइकोलॉजिकली अगेन आउटसाइड आप पे अफेक्ट कर रहा है, तो उस बच्चे को रियलाइज करने की ज़रूरत है क्या मैं इन्फैचुएट कर रहा हूँ इस बात से जो भी मैंने फील्ड चुना है, या क्या ये मेरी असली सलाहियत है जो मेरे अंदर है। तो वो जो क्वेश्चनर्स हमारे होते हैं वो काफ़ी बहुत लेंदी होते हैं, वो 1 घंटा उसमें लग जाता है। तो उसमें वो जब बच्चा वो सारे सवाल दे रहा होता है जवाब, उसमें उसको सोचने का भी मौका मिल रहा होता है कि अच्छा ये मैं कह तो रहा हूँ लेकिन शायद ये असल में मैं फील नहीं कर रहा, क्योंकि वो फील करके जब एक एक सवाल का जवाब देता है तो अपने आप को एनालाइज करता है। तो एनालिसिस की ज़रूरत है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, और कोचिंग की ज़रूरत है, एनालिसिस की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है और स्टूडेंट्स को भी। तो कितना यानी आप ये देखते हैं कौन सी उम्र से और कौन सी क्लास से आप इस तरफ जाते हैं कि सारी चीज़ों को देखें? ये हमारा जो बेसिकली वर्कशॉप है हमने डिज़ाइन ही किया है 14+, 15+ मैं कहूँगी, क्योंकि थोड़ी सी इतनी समझ होनी चाहिए बच्चे में कि वो बचपने से बिल्कुल निकल आए और अब वो जवानी की तरफ जा रहा है, उसका कॉलेज जाने का लेवल आ गया है, तो कॉलेज के डिसाइड करने से पहले उसको ये बातें पता होनी चाहिए, इतना वो सीरियस हो कि उसको पता हो कि फील्ड क्या है, जिम्मेदारी क्या है। और इन्फॉर्मेशन का माशाल्लाह से ये हाल है कि ये मैंने ऑल ओवर पाकिस्तान देखा है। आप एक्सपेरिमेंट कर लें, आप किसी भी कॉलेज में चले जाएँ और किसी भी बच्चे से पूछ लें कि बेटा हमारे शहर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनमें क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल हैं, यकीनन उनको नहीं पता होगा, नहीं पता होता, हमारे एक्सपेरिमेंट के तहत नहीं पता होता। फिर हम उनको पूरी प्रोफाइल्स देते हैं, पूरे उनको नॉलेज देते हैं कि आपके आस पड़ोस में ये फील्ड्स अवेलेबल हैं ईजीली, ये भी हम उनको बताते हैं ताकि उनको ईजी हो जाता है। क्योंकि आमतौर से एक बच्चा निकलता है कॉलेज में, उसको कुछ नहीं पता होता, पहला ऐड आया यूनिवर्सिटी का, उसमें उसने अप्लाई कर दिया, हो गया तो खुश हो गए चले गए, और उसको नहीं पता होता अवेलेबिलिटी क्या है, ये भी उनको नहीं पता होता, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत है हमारे यहाँ। तो पेरेंट्स कितने मुतमईन होते हैं आप लोगों से, मतलब आप जब उनके साथ मीटिंग करते हैं तो क्या सेटिस्फेक्शन होती है आप लोगों से? हमारी मीटिंग पेरेंट्स से नहीं होती है, हमारी मीटिंग सिर्फ स्टूडेंट्स से और उनके असातिज़ा से होती है, पेरेंट्स से नहीं होती है। वो एक बात है कि हमने कोई प्रोडक्ट को आखिर तक नहीं पहुंचाना होता, हमने बच्चे को सवाल करना सिखाना होता है, सही तरीके से सोचना सिखाना होता है। ठीक, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता है, बहुत इन्हीं के जवाब से जो है ना मुझे एक सवाल जो क्या कहते हैं मेरे जहन में आ रहा है, और अक्सर मैंने देखा कि जो कोच है, मेंथोर है, जो भी कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो अक्सर मैं देखता हूँ कि सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं और उसके अंदर जो प्रोग्राम के हवाले से जितने भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम शेड्यूल के हवाले से होता है वो इब्तिदा में बताते हैं ये है ये है ये है, चार्मिंग इतना कर देते हैं, और फिर उसके बाद एंड की तरफ जाते हैं तो कहते हैं कि भाई आप यहाँ एडमिशन ले लेंगे तो आपको ये मिलेगा। ये वाली चीज़ें जो है अक्सर कोच में और ट्रेनरों में मैंने अक्सर देखी, ये इसकी क्या यानी? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इसका मतलब है बहुत लाइल्म है हमारे यहाँ के लोग कोचिंग के एतबार से। कोच का लफ्ज़ आसान है, ट्रेनर है, स्पीकर है, लेकिन वो कोच नहीं है। ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम जो जिसे कहते हैं ना, ये मोटिवेशनल स्पीकरों के नाम पे, और ये देखिए मोटिवेशन और मैनिपुलेशन के दरमियान एक बारीक सी लाइन है, यानी यही लोग मैनिपुलेट भी कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए। कोच का काम तो जवाब देना है ही नहीं, कोच तो जवाब देता ही नहीं है, कोच कभी मशवरा भी नहीं देता, तो मेंटोर भी वो होता है। मेंटोर के लफ्जी माने क्या है? द पर्सन हु नोज द वे, हु गोज द वे, हु शोज द वे, यानी वो शख्स जो इस काम में पहले जानता भी हो, वहाँ वो कर भी चुका और वो सिखाना भी चाह रहा हो, तो वो तो गलत नहीं करेगा। तो ना तो मेंटोर ना ही कोच का इसमें अमल। इसमें ट्रेनर, टीचर, ट्यूटर ये सारे तो आ जाते हैं, और काउंसलर भी, क्योंकि काउंसलर का काम मशवरा देना होता है, हमारा नहीं। मैं इंटरनेशनल कोच हूँ, मैं कभी किसी को मशवरा नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ सवाल करता हूँ, जवाब कभी नहीं देता। और अगर मैं जवाब दे दूँ तो मैं कोच नहीं हूँ, ये उसकी शर्त है। अगर मैं जवाब दे दूँ तो मैं कोच ना रहा फिर। लेकिन मैं आपके अंदर से आप ही में छुपी हुई जो खुफिया सलाहियतें उनको बाहर लाने में आपकी मदद कर रहा हूँ, सवालात करके, ना कि जवाबात दे के। तो आप अपनी परेशानी, क्योंकि दुनिया में हर वो परेशानी, हर वो मसला जिसको आप फेस करते हैं, जो आपके सामने होता है, उसका हल भी आप ही के पास होता है। अल्लाह ताला कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। तो अब मुझे तो आपको सिर्फ इतना मदद करना है कि जो ब्लाइंड स्पॉट पड़े हुए हैं, जो पर्दे,
उनको हटवा दूं आपसे, क्योंकि आप में अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, तभी तो ये मसला आपको बस आप कह रहे हैं कि सवाल का जवाब नहीं दिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर वो कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, उसके जहन में सवाल जन्म देते हैं, और जब सवाल जन्म देते हैं तो उसके अंदर से जो है वो जितने सवाल करेगा उतने ज़्यादा वो समझेगा। 65% तो उसकी समझ उसी हवाले से आएगी। तो जब अगर आप ही की बात पूरी क्लियर नहीं हो रही तो फिर वो क्या करेगा? सवाल तो करेगा। क्लियर होनी नहीं कि मेरा काम है आपसे सवाल करना, मैं कोच हूँ, मेरा काम जवाब देना तो नहीं है, ये मेरा पेशा ही नहीं है। अब आप डॉक्टर के पास जाके पूछें कि मैं तलाक का केस कैसे हल करूं, तो वो थोड़ी बताएगा, वो वकील के पास जाए। आप मेरे पास क्यों आए आप? ठीक है, तो डॉक्टर का काम डॉक्टरी है, इसी तरह कोच का काम कोचिंग है, टीचर का काम पढ़ाना है, काउंसलर का काम इस मसले का हल है जो आप पूछ रहे हैं, वो काउंसलिंग है। मैं काउंसलर नहीं हूँ, वकील जो है काउंसलर होते हैं, जैसे आप करती हैं कैरियर काउंसलिंग, तो आप बताएंगे, मैं क्यों बताऊँगा। लेकिन मेरा काम है कोचिंग। मैं आपसे उसी पर एक सवाल करूंगा, हर जवाब में एक सवाल छुपा है जो मैं पूछता चला जाऊंगा, आखिर में आप खुद उसका हल बताते जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी के हवाले चले मैं यहाँ इसको थोड़ा सा हटा के काउंसलर की तरफ आ जाता हूँ। मैंने अक्सर प्रोग्राम देखे सेमिनार्स के हवाले से, तो 1 घंटे का या 2 घंटे का सेक्शन होता है, और उसके अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें लेके चलते हैं कि आधी चीज़ को बताते हैं और आधी चीज़ को कहते हैं कि फिर आप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हम ये सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं? यही मैंने कहा ना, शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम जो चलाई हुई है लोगों ने, ये मदारीपन है। अपनी प्रोडक्ट, वो अपना मंजन चूरन बेचना होता है, वो ये करते हैं, और फिर वो बेच के आपसे अगले मिलते हैं चंद लम्हों के बाद और अगली किस्त में, और फिर वो कहानी को बढ़ा रहे होते हैं। ये हमारा काम नहीं है, पढ़े लिखों का, कोचेस का काम नहीं है। कम से कम मेंटोर भी ये नहीं करेगा, क्योंकि मेंटोर तो वो है जो पहले कर चुका है जी, तो उसे तो रास्ता पता है, वो तो आपके कंधे पे हाथ रख के आपको साथ ले जाएगा, ताकि आपसे वो गलतियां और हिमाकतें सरजद ना हो जो मैं कर चुका हूँ। ठीक है ना, आपका वक्त बचाऊंगा मैं। अब ये जो है ना, ये सारे मदारी हैं, इनको आप इनमें शामिल ना करें। अब रह गई बात ये कि टाइमिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। टाइमिंग देखिए, गोल आप हर इंसान का अलग अलग होता है, टाइमिंग भी उस हिसाब से तय होती है। हम टाइम को कंट्रोल नहीं करते। जैसे लोग कहते हैं ना, वक्त हवा लगा के उड़ जाता है, पर लगा के, वक्त कभी नहीं उड़ता। वक्त, टाइम इज़ एन इटर्निटी, इट स्टैंड्स स्टिल, वी कम एंड लीव, हम आते हैं और चले जाते हैं। तो टाइमिंग का मसला हमारा नहीं है, वो उसका है जो करने वाला है। अगर उसमें ही लगन नहीं है तो आप कैसे कर लेंगे? तो हम उसको ये नहीं सिखाते कि आपको क्या करना। अच्छा, काउंसलिंग और कोचिंग का वाज़ेह फ़र्क मैं बता दूँ। जी जी, उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर आपके इस स्किन पर कोई गर्म चीज़ गिर गई और वो जल गई, अब आप अगर उसको उंगली लगा के देखते हैं तो आपको टीस उठती है। तो अगर उस ज़ख्म से टीस उठ रही है ना, तो आप कोचिंग के काबिल नहीं हैं, कोचिंग नहीं हो सकती। इस वक्त काउंसलिंग की ज़रूरत है, उस ज़ख्म को भरने की ज़रूरत है। लेकिन वही ज़ख्म का स्कार है और अब मैं उंगली लगाऊं और कोई टीस ना उठे, तो अब आपको कोचिंग की ज़रूरत है। अब काउंसलिंग की नहीं है, क्योंकि ज़ख्म आपका भर चुका है, और काउंसलिंग होती है माजी के ज़ख्मों को भरने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी का एक एडवांटेज मैं आपको ले लूँ सुमाज साहिबा की तरफ जाने से पहले, कि कहाँ से ये पीरियड शुरू होता है, जैसे टीचर, काउंसलिंग, जिस तरह आप बताते हैं मेंथोर, ये किस तरह इसको डिज़ाइन किया जाता है? देखें, बहुत सारे पेशे एक साथ गड़मड़ कर दिए गए हैं। मसलन ट्यूटर है, टीचर है, काउंसलिंग है, कंसल्टिंग है, ठीक है ना, फिर ट्रेनिंग है, ठीक है, उसके बाद फिर मेंटोरिंग है, फिर है कोचिंग। अब ये बज़ाहिर एक जैसे लग रहे हैं सब, ये सारे अलग अलग पेशे हैं। ठीक है, किसी का एक दूसरे से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, अलग अलग हैं बिल्कुल। कोचिंग का मैंने बता दिया, जिसमें कोई जवाब ना दिया जाए। ठीक है, ठीक है। ट्रेनिंग, मसलन अब उसकी मिसाल मैं यूँ दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ क्रिकेटर्स की तस्वीरें देख रहा हूँ मैं। आप मेरे पास आए, कहने लगे जी मैं PSL खेलना चाहता हूँ, आप मेरी कोचिंग कीजिए, तो मैं तो नहीं कर सकता। मैं आपसे क्या कहूँगा, पहले आप क्रिकेट की ट्रेनिंग लीजिए। क्रिकेट खेलना तो आए आपको, तो ट्रेनिंग से आपकी जो है ना असल चीज़ है, आपको खेल में महारत आएगी। सही है। लेकिन कोचिंग से आप उस मकाम पे पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। लेकिन आपको खेल ही ना आता हो तो मैं कैसे सिखा दूंगा आपको? पहले तो खेल सीखिए। तो वहाँ ट्रेनर की ज़रूरत है, मेरी नहीं।
इसी तरह मैंने कहा ज़ख्म अगर बहुत ताज़ा है आपके माजी का तो उसमें कोचिंग की काम नहीं करेगी, पहले काउंसलिंग कराइए, आपके ज़ख्मों को उबर दे, फिर मैं आगे लेके चलूँ। कोचिंग आपकी सलाहियतों को उजागर करता है, बाकी सब चीज़ें आपकी महारत में या कहीं आपके ज़ख्मों को भरने में काम आती हैं, ये सब करती है। अलग अलग पेशे हैं। तालीम का निज़ाम मैंने यूँ बताया कि यहाँ लादने का निज़ाम है जो कि गलत है। ट्यूटर मैं उसको बेईमान कहता हूँ, क्योंकि वही टीचर सुबह में नहीं पढ़ाते, शाम में ट्यूशन के नाम पे पढ़ा रहे होते हैं। बात तो वही है ना, ट्यूटर तो बेईमानी है, लेकिन हम उसे पेशा कहते हैं यहाँ। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ ब्रेक पे जाना है मुझे। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो यहीं आपके साथ मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब तक। सुमाया साहिबा, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं और आप भी ट्रेनिंगें देती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ कि एक 10 टीचरों को आपने ट्रेनिंग दी और उसी 10 टीचरों में से 4, 5, 6 छोड़ के चली गई और 4 रह गई, फिर वो सारा के सारा सिस्टम आउट हो जाता है। तो उसको कैसे मॉनिटर किया जाता है, उसको किस तरीके से चलाया जाता है? अक्सर देखते हैं स्कूलों की तरफ हम जाते हैं तो उनको ट्रेनिंग देने के बाद ये सारी चीज़ें आती है, इस तरह का फुकदान आता है, तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? ये तो खैर स्कूल वाले आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल से लाइफ है, मूव ऑन करते हैं लोग। और ये कि जो इंस्टीट्यूशंस इसके होते हैं, मतलब ऐसे उनके साथ वाक़यात होते हैं, उनको भी रेडी होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं अपने जैसे बच्चों के स्कूलों में भी देखते हैं कि एक टीचर छोड़ के चली जाती है तो काफ़ी अर्से तक गैप भी आ जाता है, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुतासर होते हैं। तो बैकअप मेरे ख्याल से प्लान होना चाहिए उनके पास, और ये कि जो मैन पावर है वो एडिक्वेट पहले से ऐसे ही ट्रेनिंग के अंदर क्या बैकअप प्रोग्राम डिज़ाइन किया जा रहा है या नहीं? हम पाकिस्तान की अगर बात करें या ट्रेनर की बात करें, अक्सर हम ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें डॉक्टर साहब बहुत कम होती है। जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लादा जाता है तो फिर वही वाला सिस्टम की तरफ आ जाता है कि हम सारा डिस्टर्ब होता है। नहीं, वो सही बात है। यहाँ पे इतना ज़्यादा तो इस पे नहीं काम होता है। जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, मैं खुद बहुत ज़्यादा ट्यूशन्स के ख़िलाफ़ हूँ। मैं अभी इवन अपने बच्चों को ये अप्लाई करती हूँ। मैं कहती हूँ कॉलेज वो जाएंगे जिसमें नो ट्यूशन पॉलिसी होगी, आप पे नो ट्यूशन पॉलिसी लगेगी, मैं उसी कॉलेज में आपको भेजूँगी। अदरवाइज़ ये जो डबल पढ़ाना, ये तो बिल्कुल सिस्टम, ये तो है ही पैसे कमाने का सिस्टम। ये प्राइवेट स्कूल्स ने जो हमारे लगा दिया, एक पैसे कमाने का सिस्टम बना लिया हुआ है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया हुआ है एजुकेशन को। गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत कैपेसिटी है, बिल्डिंग्स इतनी अच्छी हैं माशाल्लाह से, उनका स्टाफ भी ऑनलाइन है, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर प्राइवेट में जाते हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उस तरफ एग्जैक्टली काम नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ नहीं है। कराची में यह भी हो रहा है कि बहुत सारी NGOs जो हैं वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट कर रही हैं। उसमें इशू क्या आ रहा है, जो गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग के प्रिंसिपल कोऑपरेटिव हैं उन NGOs के साथ, वो तो बेहतरीन चल रहे हैं। अब इसमें NGO की कैपेबिलिटी भी है कि वो किस हद तक इनपुट अपना दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो नहीं है, काफ़ी सारे ये ऐसे भी केसेस हुए हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो नहीं मतलब साथ देना चाहते, तो वो NGOs भी छोड़ के चली जाती हैं। इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उनको, ज़ाहिर है उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है, वो भी स्टाफ हायर करेंगी, पैसे अपने लगाएंगे, मेहनत करेंगे, टाइम लगाएंगे। इस तरह की चीज़ें जो सामने आती है, जैसे छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर उसके ऊपर कोई काउंटर चेक नहीं है, कोई गवर्नमेंट का वो नहीं है। बोले एजुकेशन पे तो यहाँ चेक ही नहीं है ना। आप बजट उठा के देख लें, हमारा बजट कितना है एजुकेशन का, हंसी आएगी आपको। मतलब एजुकेशन पे हमारा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे ही कुछ हो सकता है। गवर्नमेंट के अपील करती हूँ मैं आपके प्लेटफॉर्म से कि वो थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे भी दे दें, और अगर दे दें तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये कि एजुकेशन में क्या हो रहा है, इंटीरियर्स में आप जाके देख लें क्या हो रहा है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। बहुत कैपेसिटी है काम की, इतना काम हो सकता है पाकिस्तान में, सोच है आपकी, काम करने वाले चाहिए। जी डॉक्टर आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहूँगा कि देखें यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम जैसे आपने कहा कि यहाँ है ही नहीं। पहली बात है, एजुकेशन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है, हमारी गलत फहमी है ये पाकिस्तान के वाहिद जिसे कहते हैं ना ख़ज़ा रसीदा मुल्क हैं, जो बहुत बोसीदा मुल्क हैं, उनमें ही है। वरना मैं अमेरिका में रहता हूँ, वहाँ पे ये जो आपकी शहरी तंजीमें होती हैं वही चलाती हैं, या आपकी लोकल गवर्नमेंट जो होती है, मतलब बल्दिया है, जैसे हर इलाके मोहल्ले की जो वहाँ की सतही जमात है ना वो चलाती है।
सरकार का काम सूबाई लेवल पे या कौमी लेवल पे नहीं है स्कूल चलाना। वो फिर एक टैक्स लेती है अपनी ही आवाम से, सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो होता है कि तनख्वाह का 1% देना है या जो भी बना लें वो, तो वो उसमें उनके बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं, तो कोई फीस नहीं होती। फिर ट्रेन द ट्रेनर्स सबसे बड़ा कोर्स होता है वहाँ। ट्रेनिंग, आप टीचर बन ही नहीं सकते जब तक आप खुद ट्रेन ना हो। यहाँ तो जिस बच्ची को कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक वो वक्त ही गुजारा करने के लिए टीचर बन जाते हैं। वो क्या पढ़ाएंगे, उन बेचारों के पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो आपको सतही बुनियादी सतहों पे उसको देना चाहिए कंट्रोल्स। जैसे एनजीओज ले रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा होता कि बल्दियाती सतह पे या जो आपकी यूनियन काउंसिल की सतह पे स्कूल चलाए। जैसे हमारे ज़माने में बच्चे थे हम, जिसे अब पीला स्कूल आप कहने लगे, मैं तो वहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे फ़ख्र है उस बात पे, मुझे कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो उस शहर में वही सबसे अच्छा स्कूल था। तो हम बना सकते हैं ना ऐसे बुनियादी स्कूल। और है अभी डॉक्टर साहब कुछ स्कूल ऐसे हैं बिल्कुल होंगे जो बुनियादी स्कूल के हवाले से कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा है। जिस तरह अगर हम देखें, अगर स्कूल की तरफ, आप भी मेरे इस बात पे बिल्कुल एग्री करेंगे कि हम अगर स्कूल की तरफ देखते हैं तो वो माइनस थोड़ा सा जाता है, लेकिन कॉलेज की तरफ आते हैं हम, यानी गवर्नमेंट कॉलेजों की तरफ, तो बड़ा इम्प्रूव किया हुआ उन्होंने। जैसे सर सैयद गर्ल्स कॉलेज है, दूसरे, वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो इसके अंदर फुकदान तो है, लेकिन अगर सही तरीके से तवज्जो दी जाए तो अच्छा हो सकता है। हालांकि ये बिल्कुल हम रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं, जबकि वहाँ कॉलेज सारे प्राइवेट हैं। अच्छा। हाँ, यूरोप में और अमेरिका सबसे महंगा तरीन मसला है कॉलेज में पढ़ाना, क्योंकि वो प्राइवेट है। अच्छा। स्कूल जो है वो बुनियादी सतह से चलाए जाते हैं, टाउनशिपें चला रही होती हैं, बल्दियात चला रही होती हैं। यहाँ उल्टा है कि कॉलेज सब गवर्नमेंट चला रही है जी, स्कूलों पे कोई तवज्जो नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसी स्कूल से हट के आपकी तरफ आता हूँ, सक्सेस की तरफ, तो क्या कामयाबी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वक्त मेरे पास बहुत कम है। कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है और क्या होना चाहिए कामयाबी के लिए किसी भी चीज़ के हवाले से? देखिए, जैसे बिल्कुल शुरू में डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि कामयाबी इज़ रेलिवेंट, तो हर बंदे के लिए कामयाबी का मतलब अलग है, और आपके लिए कामयाबी कोई और चीज़ है, मेरे लिए कोई और चीज़ है। हमारे पाकिस्तान के नेशनल लेवल पे कामयाबी कोई और चीज़ है, और इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक के लिए कामयाबी कोई और चीज़ है। मतलब शायद कोई जो हमारी जेन अल्फ़ा जैसे हम कहते हैं आजकल जनरेशन है, वो एलॉन मस्क को देख के कहती है बड़ा कामयाब आदमी है, लेकिन मेरी नज़र में शायद वो बिल्कुल भी कामयाब आदमी नहीं है, क्योंकि वो उसको सिर्फ फाइनेंशियल और साइंटिफिक गेन्स पे देखते हैं। लेकिन मैं अगर उसके पर्सनल पे जाऊँ, या मतलब मैं एक, हर किसी की एक वो होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो हर बंदे का सक्सेस को स्केल करना डिफरेंट है। असल कामयाबी वो है, अगर आप देखा जाए कि आपको मुतमईन करें, आपको इंटरनल पीस दे, आपकी जो है वो लाइफ, जो आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस में लेके चले, आपके सुकून दे एट द एंड ऑफ द डे, वो आपके लिए कामयाबी है, सक्सेस फैक्टर है वो। मतलब वही बात है कि हम एक वादा तिफली करके आए हैं, मेरे ख्याल में तो अगर हम उसको पहचान लें और उस पर कामयाब हो जाएं और वो किसी तरह कर लें, क्योंकि हमारा स्पिरिट देखें कनेक्टेड होता है, अगर हम राइट पाथ पे होंगे ना, तो ही आपका अंदर का सुकून होगा। अच्छा, अगर अंदर के सुकून की मैं बात करूं, तो आपने क्या सोचा था कि मैं किस फील्ड में जाऊंगी, और आप अभी तक अपनी उसी फील्ड पे हैं या अलग हो गई हैं या माइंड चेंज हो गया? मतलब मैंने शुरू में से अगर मैं देखूँ, मैंने काफ़ी फील्ड चेंज किए हैं, और अब जाके शायद मैं उस फील्ड पे आ गई हूँ जो कि बैलेंस है। वही बात है कि हम सोसाइटी प्रेशर, ये वो, उस हमारे ज़माने में भी यही था कि जी पेरेंट्स कहते हैं ये कर लो, ये कर लो, तो कुछ ना कुछ कर लिया। मैंने ग्रेजुएट आईटी में किया, उसके बाद फिर मैं आई डिज़ाइनिंग की तरफ, और फिर काफ़ी गैप के बाद मैं 10 साल आईटी की फील्ड में रही, उसके बाद फिर डिज़ाइनिंग की तरफ आई, उसके बाद फिर मैं सोशल एंटरप्राइज़ की तरफ आई। तो वही बात है कि यू विल हैव टू फाइंड योर सेल्फ एंड यू कैन हेल्प अदर्स टू फाइंड देमसेल्व्स अर्लियर। अगर हमें शायद ऐसी ट्रेनिंग हमारे स्कूल के ज़माने में मिल जाती, तो शायद मैं बहुत पहले ये काम कर रही होती जो अभी कर रही हूँ। तो ऐसा आपकी तरफ आता हूँ कि क्या आप भी उस वालिद वालदा के ख्वाब की ताबीर की तरफ बढ़े कि डॉक्टर, या आप क्या कहते हैं जो सोचा था उसी तरफ मूव किया आपने? मेरी तो कहानी ही ये है, मुझे 50 बरस लगे अपने ख्वाबों की तरफ वापस आने में, क्योंकि मैं अपने वालिदैन के ख्वाब और उनके चेहरे की मुस्कुराहट की वजह से डॉक्टर था, और बड़ा कामयाब डॉक्टर था, आप जानते हैं, मतलब मैंने बड़ा नाम था मेरा, लेकिन क्या मेरी ख्वाहिश थी? कतई नहीं। मैं अब अपने ख्वाबों में जी रहा हूँ,
और मैं बिकॉज व्हेन यू लव व्हाट यू डू एंड इफ़ यू डू व्हाट यू लव यू डोंट वर्क। अब मैं काम नहीं कर रहा होता, अब मैं इंजॉय कर रहा होता हूँ, क्योंकि ये मेरा ख्वाब था। तो एक तो ये है। अब दूसरी बात, आप जैसे पूछ रहे थे कि क्या होना चाहिए, देखें इस नौजवान नस्ल को एक तो ये सिखाइए कि सोचना कैसे है, नंबर एक। दूसरी उनकी आदत डालिए कि सवाल पूछिए, क्यूरियोसिटी बढ़ाइए उनकी, ठीक है, तभी उनके पास जवाबात सही आएंगे। और शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम का जो मर्ज़ हम में चला हुआ है, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं ये हीरो है तो सारे हीरो बनने निकल पड़ते हैं, इससे बाहर आइए। और तीसरी, जदीद टेक्नोलॉजी को आप नज़रअंदाज ना करें। स्कूल में किताबें और कापियों के ये जो बोझ लाद लाद के सुबह 7:30 बजे बच्चों को तुम सुजुकियों पे चढ़ाते हो, खुदा के लिए से बंद करो। कोई वज़न लादने की ज़रूरत नहीं है। उनको खुला छोड़ो, थोड़ा सा उनको हल्का करो उनका वज़न। आप पेपरलेस टेक्नोलॉजी अब यूज़ करें पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ करें, ताकि वो जदीद तकाज़ों के साथ हम आहंग हो और आगे बढ़ें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 50 साल के बाद जो है आप अपने उसकी तरफ आए, वरना माँ बाप का जो डॉक्टर बनने वाला ख्वाब जो है वो गलत था मेरे लिए गलत था, उनके लिए बहुत खुशाइन था, बड़ा नाम था, शोहरत थी, लेकिन क्या मुझे पसंद था नहीं। दोस्तों बहुत शुक्रिया, समा साहिबा बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ है। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और डॉक्टर साहब से और समा साहिबा से मैंने कोशिश की कि वो सवाल हम मालूम करें जो इस वक्त जो ज़माने की वो ज़रूरत है, बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से भी। तो हर शख्स जो है अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है, लेकिन अगर ईमानदारी के साथ और नेक नियति के साथ अपना काम करेगा तो इंशाअल्लाह ताला जो चीज़ हम दे रहे हैं जो खिदमत के हवाले से, चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे 10 मिनट का हो, या चाहे 5 मिनट का हो, लेकिन ईमानदारी के साथ और अच्छे तरीके से अगर हम किसी को डिलीवर करेंगे और वो उससे सीख लेता तो उसके लिए भी ज़िंदगी भर का वो सदका जारिया होता है। तो आप जो भी काम करें और जिसके लिए भी जो भी किसी से मोहब्बत करे, जिससे किसी की हमदर्दी करे, तो ईमानदारी के साथ करे, और चाहे उसके अंदर चाहे 5 मिनट लगे या 2 मिनट लगे, लेकिन मुखलिसी उसके अंदर लाजमी होनी चाहिए। नाज़रीन, दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।